सो वेलकम बैक एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 27 से चालू करते हैं इस वाले लेक्चर में। कुछ दो चार ही आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए जाने वाले हैं। सेम रिपीटेड और काफ़ी इजी भी क्वेश्चंस है कुछ कुछ तो, और कुछ कुछ आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस जरूर आएंगे। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स ऑफ ₹500 ईच, फेस वैल्यू ऑफ ₹100। 500 रुपये क्या है? मार्केट प्राइस है उस शेयर्स की। 100 क्या है सर? फेस वैल्यू है जिसपे वो शेयर्स इशू, मतलब इशू नहीं, उस शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है, लेकिन 500 रुपए है जिस प्राइस पे आप आज खरीद सकते हैं उस शेयर्स को। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5। मिस्टर ए सोच रहे हैं कि हम एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसकी आज की प्राइस है 500 रुपए। 500 रुपए दो, शेयर ले लो। अब एक बार शेयर्स अगर हमने खरीद लिए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोनस इशू होगा। इस कंपनी द्वारा बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे ड्यूरिंग द 4th ईयर, और वो भी हर 5 शेयर के लिए एक शेयर बोनस मिलेगा। 1:5 का रेशियो, मतलब अगर आपने 5 शेयर खरीदे तो एक मिलेगा, 10 खरीदे तो 2 मिलेगा, 20 खरीदे तो 4 मिलेगा और एक खरीदा तो एक का 5वां हिस्सा यानी 0.20 शेयर्स मिलेगा। अब ये रियल लाइफ में तो सर डेसिमल में शेयर्स जाते नहीं, तो 0.20 कैसे मिलेगा? 0.20 सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन रखेंगे। रियल लाइफ में 1 मिलेगा अगर आपके पास 5 होंगे तो, अदरवाइज नहीं। 6 होंगे तो भी 1 ही मिलेगा आपको, 10 होना जरूरी है। सो एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20% एंड द सेम रेट। देखो ये क्या है सर? रेट है। और हमने 3 चीजें सीखी थी डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड रेट होता है, डिविडेंड यील्ड होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। रेट लगता है फेस वैल्यू पे, यील्ड लगता है मार्केट प्राइस पे आउट रेशियो लगता है अर्निंग पर शेयर पे। तो ये रेट कहाँ लगेगा सर? सीधा जाके फेस वैल्यू पे। 20% ऑफ 100 कितना होता है? 20 रुपए का डिविडेंड बांटा जाएगा। is expected to be maintained on the expanded capital base. He intends to sell the share at the end of 7th year. 7 सालों की कहानी है, पूरी खत्म हो जानी है 7 साल के अंत में। 900 रुपए में हर शेयर, मतलब ईच एक शेयर 900 रुपए में बेच के कहानी खत्म करेंगे। आज 500 में खरीद रहे हो, हर साल डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए का, बोनस शेयर्स भी मिलेंगे चौथे साल में, और ना 7th ईयर के एंड में 900 रुपए में एक शेयर को बेच दोगे। Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5% of the market price. जब आप खरीदोगे तो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं रियल लाइफ में, और जब आप बेचते हो तो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। दोनों केस में ये आपका खर्चा ही है। खरीदते टाइम पे 500 रुपए देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज भी देने पड़ेंगे, तो टोटल मिला के 500 प्लस 5%, 525 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दोनों जा रहा है इसलिए ऐड होगा। लेकिन बेचने के टाइम पे वो पैसा आपके पास आता है, जो सेलिंग प्राइस होती है वो आएगा, लेकिन उसमें से 5% चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 95% आएगा। एंड ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर? क्या मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदने चाहिए? इफ सो, अगर हाँ, वॉट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर? आज एक शेयर खरीदने के लिए मैक्सिमम कितना पे करना चाहिए? अज्यूम करो कि कोई टैक्स नहीं होता डिविडेंड इनकम पे या कैपिटल गेन पे, यानी टैक्स को पूरी तरह से इग्नोर करके चलो। अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 साल। आज 500 रुपए है एक्चुअल मार्केट प्राइस। आज अगर 500 दिया तो देखो 20 रुपीज़ यहाँ मिलेगा, 20 यहाँ मिलेगा, 20 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 20 रुपीज़ क्यों मिल रहा है? एक शेयर खरीदा 500 का, तो एक शेयर पे डिविडेंड 20 रुपए मिलेगा। चौथे साल में क्वेश्चन का कहना है कि चौथे साल में बोनस इशू होगा, यानी हर 5 के बदले एक शेयर मिलेगा। तो अगर मेरे पास 5 होते पहले से तो चौथे साल के एंड में वो 6 हो जाते टोटल, लेकिन मेरे पास एक ही है, मान के चलो एक ले रहे, तो चौथे साल के एंड में मेरे पास शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे? मेरे पास सर पहले
यहाँ पे एक शेयर खरीदा, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी एक था, लेकिन अब मेरे पास 1.20 शेयर्स होंगे पूरे टाइम, क्योंकि बोनस इशू हुआ है। एक के बदले 0.20, 5 के बदले 1, 1:5 का रेशो। सो कैलकुलेशन के लिए 1.20 ले रहे हैं। रियल लाइफ में डेसिमल्स में शेयर्स इशू नहीं होते, एक नहीं तो दो, ठीक है। अब 1.20 शेयर्स है मेरे पास चौथे साल के अंत में। एक शेयर की फेस वैल्यू होती है 100 रुपये, तो 1.20 शेयर्स की फेस वैल्यू हुई 120 रुपये। 1.2 इंटू 100, तो टोटल मेरी फेस वैल्यू यहाँ से जो आगे जा रही है वो है 120, और डिविडेंड लगना है फेस वैल्यू पे। 120 पे 20% लगेगा आप, क्योंकि मेरे पास शेयर्स ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 24 रुपये, 24 रुपये, 24 रुपये और 24 रुपये। ये आपको समझना था बस। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, बस ये। बोनस शेयर्स का मतलब क्या हुआ, ये 24 रुपीज़ का डिविडेंड हो जाएगा अब आपका, क्योंकि आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा शेयर्स है, ठीक है। तो आपको ये कैश फ्लोज दिख रही है 20 20 20, 24 24 24 24। उसके बाद में आप एक शेयर को, हर एक शेयर को 7वें साल के एंड में 900 रुपये में बेच दोगे, लेकिन 7वें साल के एंड में आपके पास 1.20 शेयर्स है, तो आप 900 इंटू 1.20 जो आ रहा है उतने में शेयर्स को बेचोगे। सो दैट्स 1080, और इसमें से 5% आपका खर्चा माइनस हो जाएगा। सो दैट्स 4 क्यों टाइप हो रहा है, हाँ, तो ये आता है 1026। यानी आपको जो कैश फ्लो होने वाली है वो है ये 7वें साल के एंड में 1.2 शेयर्स आप बेचोगे 900 के रेट पे, जिस पे से 5% खर्चा जाएगा, तो 1026 मिलेंगे। और आज आपको 500 का शेयर खरीदने के लिए 500 प्लस 5%, 525 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, क्या हमने शेयर्स आज खरीदने चाहिए, और अगर हाँ तो हर शेयर के लिए कितनी प्राइस हमने पे करनी चाहिए। वॉट मैक्सिमम प्राइस ही शुड पे फॉर ईच शेयर, एक शेयर खरीदने के लिए कितनी प्राइस पे करनी चाहिए। अब देखो, कितनी करनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपका थेरोटिकल मार्केट प्राइस पे। एक्चुअल तो 500 रुपये दिया हुआ है, थेरोटिकल सर निकाल लो, फिर कंपेयर करेंगे दोनों को, और फिर मैं बताऊंगा कि सर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन थेरोटिकल मार्केट प्राइस सर निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल। फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी कैश फ्लोज है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कैश फ्लोज है क्या सर हमारे पास में, है ना, 20 20 20, 24 24 24 24 और 1026 दिख रहा है वहां पे शेयर्स बेचने पे जो मिला। इन सबको डिस्काउंटिंग करने के लिए क्वेश्चन ने रेट भी दे दिया आपको 12% पर एनम, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। पहले वो निकाल लेते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 7 7 क्यों ले रहा हूँ, 7वें साल में डिविडेंड भी है, 7वें साल में मैं बेचूंगा भी शेयर्स को। 20 20 20 24 24 24 24 24, अबे ज़्यादा हो गया क्या, नहीं आखिरी वाला ज़्यादा हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे 1.2 शेयर्स बेचोगे 900 के रेट से, जिसका 95% है आपको मिलेगा, 5% खर्चे में चला जाएगा। सो दैट्स 1026। अब लेते हैं सर फैक्टर 12% से 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507 एंड 0.452। 0.452 दो बार आएगा, 7 साल 2 बार है इसलिए।
प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 20 इंटू 0.893। अच्छा 15.94 14.24 फिर 24 13.63 12.17 10.86। एक बार क्रॉस चेक कर दो 85 ठीक है 12.17 ठीक है। $463.75 टोटल कर लो। So this is 563.71 तकरीबन 100 रुपये आ रही है ऊपर वाली फिगर। हाँ तो अब देखो बोलने का मतलब समझो, मैक्सिमम कैश आउटफ्लो दैट इन्वेस्टर कैन हैव। गलती से भी यहाँ एक गलती मत करना, ये समझने की कि सर 563.71 मेरी आगे की जो कैश फ्लोज मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये तो सही बात है, जो आगे कैश फ्लोज मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 563.71, लेकिन 563.71 इज नॉट द मैक्सिमम प्राइस दैट यू शुड पे। द मैक्सिमम प्राइस जो भी आप पे करोगे, जो भी शेयर की उस दिन प्राइस होगी, उसमें 5% के खर्चे इंक्लूड होंगे। ये जो 563.71 है इज द मैक्सिमम कैश आउटफ्लो दैट शुड हैपन फ्रॉम योर पॉकेट। यानी 100% की प्राइस प्लस 5% का खर्चा इंक्लूड करके आपके जेब से टोटल 105% निकलेगा कोई भी हालत में, ठीक है। तो ध्यान दो, शेयर की प्राइस जो है इसमें एक्सपेंसेस ऐड होंगे तो टोटल आउटफ्लो होगा आपके जेब से, ठीक है। कुछ पैसा जाएगा, 100 रुपए प्राइस रही तो 5% का खर्चा लग के 105 रुपए आपके जेब से जाएगा, ये बात समझो, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए शेयर्स की जो मैंने पे करना है। मैंने पे करना है ना, जो भी प्राइस पे करूंगा, लेकिन उसके ऊपर और 5% लगेगा। मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, लेकिन हमने जो निकाला ये 563.71, ये क्या है सर? ये है कि मैक्सिमम आउटफ्लो कितना होना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि जितना भी आज जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 563 है, जो फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 563 है, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, 563.71 includes the 5% expenses. Therefore, market price of share maximum market price of shares क्या होनी चाहिए? 563.71 इज क्या है ये 563.71? 71 100% है, 5% है या 105% है? सर दिस इज 105%। जैसे 105 से डिवाइड करोगे तो आपको 100% वाली फिगर मिल जाएगी। 536
36.87। जैसे ही आपने 105 से डिवाइड किया आपको ये 100% वाली फिगर मिल गई और यही क्वेश्चन ने पूछा था। सो आपका फाइनल आंसर आता है सर 536.87 दैट द इन्वेस्टर शुड पे मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर शेयर। अगर आप ये बोलते ना कि सर 563.71 मेरे शेयर्स की प्राइस होती, तो जब शेयर्स खरीदने जाते तो 563.71 पे खरीदते, प्लस उस पर 5% और देने पड़ते, तो आपका आउटफ्लो बढ़ जाता और नेगेटिव एनपीवी आता, क्योंकि आउटफ्लो बढ़ गया और कैश इनफ्लो आपका 563 पे ही रुका हुआ है। सो ये चीज़ समझो, पूरे कहानी में आपको ये पूछा गया है और निकाला आपने ऊपर में ये है टोटल आउटफ्लो, तो दोनों को रिप्लेस मत करना। 105% है ना, कुछ नहीं, डिस्काउंट डिवाइड कर दो, आपको 100% वाली फिगर पता चल जाएगी। क्वेश्चन मार्केट प्राइस के बारे में पूछ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी द मार्केट प्राइस 536.87। ये थियोरेटिकल मार्केट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब नीचे लिखेंगे, नाउ एक्चुअल मार्केट प्राइस इज लेस देन theoretical मार्केट प्राइस। 500 रुपए है एक्चुअल मार्केट प्राइस, विच इज लेस देन 536.87। therefore shares are undervalued। Mr. A should buy। हम बोल सकते हैं कि चलो यार सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, बाय द शेयर्स, दैट्स इट। क्या दिक्कत है, इजी है कहानी। बस आप ये चीज़ लिख लो, ये वाला पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का ब्रेक लेके आगे बढ़ते हैं। मतलब ब्रेक क्या लेना है, रुकना ही है हमने। देखिए सर आगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 फिलहाल के लिए मिटा दो। आपको थोड़ा मिलता जुलता लगेगा, आधा क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन फॉर यू। इसमें अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल और पी मल्टीपल अप्रोच ये सब इंक्लूड है। ये डिविडेंड पॉलिसी में था सीए फाइनल पे, लेकिन अभी वहाँ से हटा के सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ये कॉन्सेप्ट डाला है उन्होंने। सो आपके लेवल तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए फिलहाल उसको डिलीट कर दो। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30 की। अब ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। DEF Limited has been regularly paying a dividend of 19,20,000 per annum for several years। हर साल ये कंपनी 19,20,000 का डिविडेंड पे करती थी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेम डिविडेंड वुड कंटिन्यू एट दिस लेवल। और ये माना जा रहा है कि यही लेवल ऑफ डिविडेंड जो है 19,20,000 ये हर साल पे करेंगे हम। इन द नियर फ्यूचर देर आर 12 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड द शेयर इज ट्रेडेड एट पार। 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखो, लिखते जाओगे तो सही रहेगा। डिविडेंड जो आप बांट रहे हो वो है 19,20,000 का, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर 12 लाख दिए हुए हैं, यानी डिविडेंड पर शेयर अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो क्या निकाला जा सकता है, 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो आपका नंबर ऑफ शेयर जो है वो आता है 1.6, सॉरी डीपीएस जो है वो आता है 1.6। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 30 है ना हमारा ये।
तो हमने डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया, टोटल डिविडेंड 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख लेके, तो हमारा डिविडेंड पर शेयर कितना आ रहा था 1.6। उसके बाद फेस वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस पे आप फोकस करो, एंड द शेयर इज ट्रेडेड एट पार। अब हम क्या करते हैं, जहां पे क्वेश्चन में फिगर्स नहीं दिखती हम उन चीजों को कम रिलेवेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस कम देते हैं और इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन में ये लिखा है ट्रेडेड एट पार, मतलब उसी प्राइस पे वो ट्रेड भी कर रहा है। पार का मतलब होता है सेम होना, यानी कि मार्केट में जब वो ट्रेड करता है तो दैट मीन्स मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू विच इज ऑल्सो 10, यानी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस भी 10 रुपए है। जब फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों सेम होती है, ट्रेडेड एट पार, दैट मीन्स तब जाके आप बोलते हो ट्रेडेड एट पार, ठीक है। नाउ द कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 8 लाख रुपीज इन 1 ईयर्स टाइम। आज से ठीक 1 साल बाद में क्या होगा, कंपनी के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। द कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 8 लाख इन 1 ईयर्स टाइम एज वेल एज फर्दर 8 लाख इन 2 ईयर्स टाइम, यानी इसके बाद और 1 साल में 8 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर पाएगा, यानी टोटल 16 लाख रुपए जो कि एक साल में बांट दिया। ये इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है, ठीक है। एज इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश इनफ्लो। अब इन्वेस्टमेंट तो हो गया, पैसा आएगा कहां से, कैश इनफ्लो जनरेट होगा 3,60,000 पर एनम, हर साल का, इन 3 ईयर्स टाइम, यानी कि आज से ठीक 3 साल बाद में 3,60,000 आएंगे, ठीक है, विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। अच्छा देखो, इसका मतलब ये निकलता है कि 3 साल में आपको 3,60,000 आएंगे जो कि फॉर एवर कंटिन्यू होगा, मतलब इस साल के बाद हर साल 3,60,000 आपको आते जाएंगे परपेचुअली। यहाँ गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज होगा, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बोलो या परपेचुटी वाला आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। आगे, दिस इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल इफ डिविडेंड इज रिड्यूस्ड फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सीधी सी बात है, अभी तक 19,20,000 का डिविडेंड पे करते थे, लेकिन अभी हमारे सामने अगले 2 सालों में 8-8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, और वो हम चाहते हैं कि डिविडेंड जो हम दे रहे थे उसी में से 8-8 लाख रुपए आए। तो क्या होगा, अगले 2 साल के लिए जो डिविडेंड है वो 19,20,000 से 8 लाख कम हो जाएगा, 11,20,000 हो जाएगा अगले 2 साल के लिए। तीसरे साल से तो 19,20,000 वापस देना शुरू कर सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट तो 2 सालों तक चाहिए आपको। आगे, वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ऑल्सो एनालाइज द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहती है तो मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। सो दिस इज एन ओवरऑल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट की एनपीवी पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आपको ये डिपेंड करता है। अब एनपीवी निकालने के लिए आपको कैश आउटफ्लो चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए और डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। कैश आउटफ्लो है आपका 8 लाख 8 लाख, इनफ्लो है 3,60,000 परपेचुअली, लेकिन डिस्काउंटिंग रेट आपको नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में डायरेक्टली। देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सेप्ट, तो मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हमको बताना है। देखो, ग्रोथ वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है ना इन्होंने, ठीक है। हम मान के चलते हैं सर दिस इज नो ग्रोथ कंपनी। जब ग्रोथ नहीं होती तो गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय D1 लो या कुछ भी लो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ग्रोथ है ही नहीं तो D1 और D0 एक ही बात हुई जब ग्रोथ नहीं है तो। अब मार्केट प्राइस आपके पास में है 10 रुपये, ट्रेडेड एट पार 10 रुपये, डिविडेंड है 1.6 और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी सर, 16%। कितना आसान था।
तो आपको समझ में आया क्यों वहाँ पे ट्रेडेड एट पार का रिलेवेंस था, क्योंकि मार्केट प्राइस उससे निकलती और उसी से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती थी, तो आपको अब डिस्काउंटिंग रेट मिल गया। अब दूसरा निकालेंगे सर प्रोजेक्ट के एनपीवी। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू 16% से। पहला साल, दूसरा साल, दूसरा साल। अब ये चीज़ समझो आप, अगर आपके दिमाग में अभी भी आ रहा होगा सर वो तीसरे साल से कैश फ्लो हो रही है, आप दूसरे साल से ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बताता हूँ मैं आपको। आठ लाख 0.862, 0.743, 0.743। So 689, 600, 594, 480, 594, 400। अब ध्यान दो, रफ में करके दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो मिटा दूंगा यहाँ से मैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट प्राइस 0, इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये का बैंक में मान लो, जिस पे आप 10% कमाने वाले हो हर साल परपेचुअली। बताओ आज इन्वेस्टमेंट किया तो आज ही इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं ना। आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज से ठीक 1 साल बाद आपको कैश फ्लो होना शुरू होगी। आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज से ठीक 1 साल बाद आपको कैश फ्लोज होना शुरू होगी। तो 10 रुपए जो पहले मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। अब सेम लेवल पे हमको 3,60,000 हर साल मिल रहे हैं। 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। बताओ इन 3,60,000 की प्रेजेंट वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या वो यहां की होगी क्या, या यहां की होगी? 0 की। सर 0 की होगी, क्योंकि आज की वैल्यू जो है, आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज इन्वेस्टमेंट करने से 1 साल बाद से कैश फ्लो शुरू होती है। तो वो जो पहले साल के एंड में 3,60,000 दिख रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां आएगी, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू यहां आएगी। तो जो 3,60,000 आपको थर्ड ईयर में दिख रहा है, तो उसकी सब की प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो वो सेकंड ईयर में आएगी, 1 साल पहले। तो क्वेश्चन में तीसरे साल में आपको लिखा हुआ है ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल से परपेचुअल शुरू हुआ, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद वो दूसरे साल के एंड में आती है। आप ही देख लो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रही है, मैं गलत सलत बता रहा हूँ आपको, तो आप एक चीज़ को समझो, मैंने आपको यहाँ पे दिया हर साल आपको 10 रुपये मिलेंगे, 10% का रेट है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो कहाँ आएगी ये सब बताओ, सिर्फ इतना बताओ, क्या यहाँ आएगी फर्स्ट ईयर के एंड में? नहीं सर, हम डिस्काउंटिंग यहाँ से लेंगे ना, यहाँ आएगी MP0, 1 साल पहले। सेम टॉपिक अप्लाइज हियर ऑल्सो इन आवर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ तीसरे साल जो कैश फ्लोज होने वाली है वो दूसरे साल के एंड की फिगर रहेगी। सो अल्टीमेटली आपको सिर्फ 3 ही कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 और कैश फ्लो 3। अब उसको 2 ही बोलोगे आप, मतलब कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर एंड कैश फ्लो फॉर सेकंड ईयर। ये जो कैश फ्लो 2 है नीचे वाला, ये फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है, यानी इस साल के बाद तीसरे साल से जो 3,60,000 मिलने वाले वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक सेकेंड, हाँ, तो जो सारे है वो कैश फ्लो 2 के अंदर में इंक्लूडेड है, खत्म।
सो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? 3,60,000 हर साल मिलेगा डिवाइडेड बाय 0.16, कैपिटलाइज करना, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुटी का सिंपल सा फॉर्मूला। कोई ग्रोथ नहीं है इसलिए अपन को कुछ और करना नहीं पड़ रहा। सो दैट्स 22,50,000। 1671,750। 689,600 plus 594,400 plus 1671,750. So this is 387,750। और क्योंकि एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है, दूसरा, अब क्योंकि आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई, कितनी है आपकी एनपीवी सर? 387,750 आपकी एनपीवी है। ये क्या है सर? नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये फ़ायदा है कंपनी को जो एक्स्ट्रा हो रहा है, और कंपनी को अगर एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है तो टोटल कंपनी की वैल्यू जो है 3,87,750 से बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर मार्केट प्राइस विल इंक्रीज बाय 387,750 का टोटल बेनिफिट, और एक शेयर टोटल कंपनी पे बेनिफिट, और कंपनी में 12 लाख शेयर है। एक शेयर के लिए निकालना है तो 12 लाख से मैं डिवाइड कर दूंगा, आपको मिलेगा 0.3231। 32 पैसे का फर्क पड़ेगा, शेयर की प्राइस 32 पैसे से इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट, दिस इज द एंड। क्योंकि आपको इस कंपनी को एक्सेप्ट करके 32 लाख रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, सॉरी, कंपनी को एक्सेप्ट करके 33 लाख समथिंग का बेनिफिट हो रहा है, एंड दैट्स वाई उतना बेनिफिट पूरे कंपनी को होगा। एक सेकंड ना, उतना बेनिफिट पूरे कंपनी को होगा 3,87,750 का। पर शेयर पूछा है इसलिए पर शेयर बेनिफिट बता दिया। पर शेयर बेनिफिट मतलब मार्केट प्राइस उतने से बढ़ेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ये आखिरी वाला लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस एक क्वेश्चन है जो अब थोड़ा आपको समझाने लायक है, उसके बाद तो फिर देखो मज़े आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आई थिंक 30 किया ना हमने अभी, 31 देखो। इन दिसंबर 2011 एबी कंपनी का शेयर बेचा गया था 146 पर शेयर पे। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट ऑफ 7.5% इज एंटिसिपेटेड। एबी कंपनी एक्सपेक्ट करती है टू पे अ डिविडेंड ऑफ 3.36 पर शेयर। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, 146 क्या है सर, मार्केट प्राइस, 7.5% क्या है सर, ग्रोथ, और 3.36 क्या है सर, डिविडेंड। लेकिन इतना काफी नहीं है, D0 है या D1 है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिए गए वर्ड से। एक्सपेक्टेड टू पे, ये है D1। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Assuming the dividends are expected to grow along with earnings at 7.5% per year in perpetuity। बहुत ही सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 के पार्ट 1 का। सेकंड में आएगी मजा। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 नहीं लेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड लिखा था, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है इसलिए एक्सपेक्टेड है। D1 इज 3.36, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, 146 प्राइस दी है और ग्रोथ दिया है 7.5%, 7.5%। अगर आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी 3.36 डिवाइडेड बाय 146 प्लस 0.075 मल्टीप्लाइड बाय 100। So this is going to be 9.80%, 9.80। ये है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इतना इन्वेस्टर ने कम से कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो मार्केट में प्राइस दी है, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है और डिविडेंड मिलने वाला है। कम से कम 9.80% विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम दिस कंपनी। पहला पार्ट काफी आसान था। दूसरा पार्ट देखो जो अब आपको दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा, और आप बिना मेरी मदद के अगर इसको सॉल्व करके दिखा दो तो भैया एफएम से आपको कोई नहीं, मतलब एफएम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता फिर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एबी कंपनी विल अर्न अबाउट 10% ऑन द बुक इक्विटी। क्या कहा है कि कंपनी अर्न करेगी 10% ऑन द बुक इक्विटी। ये हो गया कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी कमाएगी। एंड शॉल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि रिटेंशन रेशियो हो गया 60%। इन दिस केस वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या अब बताओ ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ बदलाव आते हैं? यस सर, बदलाव आएंगे। देखो कैसे। ग्रोथ रेट, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होता है हमारा ग्रोथ रेट। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं क्या बोल रहा हूं ये बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा कि ग्रोथ रेट में और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ बदलाव आए क्या? बदलाव आए इसका मतलब दो चीजें पता होना, पुराना ग्रोथ रेट, नया ग्रोथ रेट, दोनों को कंपेयर करके बताओगे कि चेंज आया या नहीं आया। नया पुराना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों को कंपेयर करके बताओगे कि चेंज आया या नहीं आया। सो सबसे पहले ओल्ड ग्रोथ रेट जो है वो ले लो, वो क्वेश्चन में दिया है 7.5%। नया ग्रोथ रेट निकालो जिसका फॉर्मूला होता है सर रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको पता है। रिटेंशन क्वेश्चन में लिखा है 60%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है 10%। तो नया ग्रोथ रेट कितना हो गया आपका? 6%। तो यस देयर इज अ चेंज इन द ग्रोथ रेट। अब बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लग रहा होगा यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, यस देयर इज अ चेंज इन ग्रोथ रेट। नहीं, वो नया ग्रोथ रेट निकालने ही बोल रहे थे, मान के चलता हूँ। अगर आपको सेंटेंस भी लिखना है यहाँ पे तो आप सेंटेंस लिख लो, यस द ग्रोथ रेट हैज चेंज्ड। तो देखो नया ग्रोथ रेट आ गया आपका 6% का। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ बदलाव आया क्या, ये पता करना है, और ये इतना आसान नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ बदलाव आएगा ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट प्राइस D1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ 146, 3.36 कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे और नया ग्रोथ रेट रख दोगे 6% का।
इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल जाएगी, क्योंकि तब 7.5 रखा था तो कुछ और आई थी, के अब 6% रखा तो कुछ और आएगी। एक तरह का सिंपल आंसर है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप एक चीज़ समझो, अज्यूम करके चलता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कंपनी पूरी मेहनत करती है, रिटर्न कमाएगी 10% का, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड होती है कि पेमेंट कितना करना है, रिटेन कितना करना है। सो आरओआई नहीं बदलता, लेकिन रिटेंशन और डिविडेंड का पेमेंट बदलता है। अब क्योंकि ग्रोथ रेट पहले 7.5% थी, और अगर मैं मान के चलूँ आरओआई 10% ही है रहेगा, तो पहले का रिटेंशन रेशियो कुछ और था, 75%। और अगर पहले रिटेन 75 कर रहा था और अब रिटेन 60 कर रहा हूँ, इसका मतलब डिविडेंड का भी बदल गया पे आउट रेशियो। पहले 25% डिविडेंड पे करता था, अब 40% डिविडेंड पे करता हूँ। तो न्यूमरेटर में जो आप 3.36 ले रहे हो वो गलत है, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो। इसीलिए अब ध्यान दो क्या हो रहा है। यही फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, यही वाला। चलो वापस लिखता हूँ, ठीक है। ओल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी आपकी, कितनी आ रही थी यहाँ पे, 9.80%। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब ये आप न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे सर, मार्केट प्राइस D1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ 146, D1 नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये 0.06 नया वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। अब ध्यान देना, ओल्ड ग्रोथ रेट थी आपकी 6%, सॉरी 7.5%, तो मैं उसको 0.075 लिखता हूँ। दिस इज नथिंग बट रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच बिकम्स 7.5%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% मान के चलो, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि पुराना रिटेंशन रेशियो कितना था। क्वेश्चन में जो 60% दिया है वो सेकंड पार्ट में दिया है, मेन क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो मेन क्वेश्चन या मेन पार्ट का रिटेंशन रेशियो कितना था ये पता चल जाएगा आपको, विच इज नथिंग बट 75%। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हुआ, 25%। दोनों का मिला के 100% होता है कभी भी। तो अगर 75 रिटेंशन है तो 25 क्या हुआ, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 है, डिविडेंड पर शेयर कितना था, 3.36। 3.36 अगर 25% है तो 100% कितना। क्या आप इससे अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं, ध्यान दो। अगर अर्निंग पर शेयर 100 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ, 60 नहीं 40, ये तो मानते हो। तो डिविडेंड पर शेयर है मेरे पास, डिविडेंड पे आउट रेशियो है मेरे पास, 40 रुपए को 40% से डिवाइड किया तो क्या अर्निंग पर शेयर नहीं आएगा, आएगा। वैसे ही 3.36 को अगर 25% से डिवाइड किया तो क्या अर्निंग पर शेयर नहीं आएगा, आएगा। वो जो 25% है क्या है सर, पुराना पे आउट रेशियो, और 3.36 क्या है सर, पुराना डिविडेंड पर शेयर। तो इससे टोटल अर्निंग आ जाएगी अब आपकी। ₹13.44। अब यहां पे लो, न्यू रिटेंशन रेशियो कितना था, 60%। अब नए फिगर्स में जा रहे हैं हम, पहले पुराने फिगर्स तक आए और फिर नए फिगर्स में जा रहे हैं। अब न्यू रिटेंशन रेशियो 60, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो नया वाला कितना रहेगा, 40%। सो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा सर, 13.44 जो ईपीएस है उसका 40%, 5.367, सॉरी 376। ये है आपका नया डिविडेंड पर शेयर, और ये उठ के सीधा जाएगा यहाँ पे 5.367, 376, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी यहाँ पे आएगी। $9.68।
ये डिविडेंड पर शेयर की वर्किंग है, जो नीचे हमने लिया है वो डिविडेंड पर शेयर की वर्किंग है सर। और ये सब कैलकुलेट करना पड़ा क्यों? वापस से सर रिवीजन रिवीजन। आपका पहले क्या था मैं बताता हूँ। आपका एक अर्निंग पर शेयर था, सॉरी कैसे ले सकते हैं उसको, ठीक है। आपका पहले एक अर्निंग पर शेयर था जिस पे डिविडेंड पे आउट रेशियो लगाया आपने, जिसकी वजह से डिविडेंड पर शेयर आया, और जो आप जिसकी मदद से आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकाली थी 9.8%, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर आपको दिया था 3.36। अब आपको ये नहीं पता था कि वो पे आउट रेशियो कितना, ये नहीं पता था, ना ही ईपीएस आपको पता था, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो ले लो, ये सब नहीं पता था आपको, ठीक है। किया क्या आपने, आपने वही चीज़ की कि रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 7.5% ग्रोथ दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये ग्रोथ जो थी 7.5% की दी हुई थी, ठीक है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या हुआ, दूसरे पार्ट में आपको बोल दिया कि सर रिटेंशन रेशियो है हमारा 60%, रिटेंशन रेशियो है सर हमारा 60%, और आपको दे दिया आरओआई 10%, जिससे आपने ग्रोथ निकाल ली वो आई 6% की, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता क्या ग्रोथ चेंज हुई है सर, देखो 7.5% से 6% हो गई, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो आपका बनता है यहाँ पे 40%, ठीक है, 40%, फिर डीपीएस, और फिर निकलता कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप गलती क्या कर बैठते, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। आपके पास सारी फिगर्स थी, आप गलती ये कर बैठते कि ये 3.36 आप इस जगह पे ले लेते और उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमारा सेम है हर जगह पे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। यहाँ पे भी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आप क्या करने वाले थे, आप यहाँ 146 रखते, यहाँ भी 146 है, आप यहाँ 3.36 रखते, आप यहाँ पे 3.36 रखते, आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था पहले वाले पार्ट में और यहाँ पे 0.075 लिया, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था और 0.06 लिया। आपने सिर्फ एक फिगर बदली ग्रोथ वाली 6% की और 7.5% की, आपने डिविडेंड नहीं बदला, ये गलती हो गई। गलती क्या हुई सर पूरी इक्वेशन में, ये पार्ट गलत हो गया, डिविडेंड भी बदलेगा, तो ये पॉइंट हटा दो। अब डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा वो वाला, ठीक है, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो गलत हो जाएगा अगर ये वाला डिविडेंड लिया हमने तो हमने क्या किया सर, ध्यान दो, अब रेड वाले पेन से लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। पुराना फिगर्स देखा, पहले पुराना फिगर्स देखो। डिविडेंड पर शेयर कितना था 3.36, आप क्या किए 7.5% ग्रोथ है, तो ये 7.5% ग्रोथ रखा, आपके पास में 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, तो इस 7.5 और 10 की मदद से, ध्यान देंगे, इस 7.5 और 10 की मदद से आपने रिटेंशन रेशियो निकाला पहले, और रिटेंशन रेशियो निकाला तो पता चला 75% रिटेंशन है। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, इस पे से निकला 25%। और अब आपके पास में डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो दोनों है, तो आपने 3.36 को 25% से डिवाइड किया ताकि अर्निंग पर शेयर आए 13.44। आपकी दोनों सिचुएशन, जो इधर उधर की दोनों सिचुएशन है, उसमें सिर्फ रेशियो बदल रहा है, पे आउट रेशियो, रिटेंशन अलग और आपका डिविडेंड अलग। उससे अर्निंग्स पे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी आप परसेंटेज बदलो, 2 ही क्यों 10 लेके आ जाओ लाइन में, अर्निंग्स हमेशा सेम रहती है। तो अर्निंग्स हमने सेम रखी 13.44। अब उधर साइड जाओ, अब उधर साइड गए हम, तो हमको क्या पता चलता है सर, 60% अगर रिटेंशन है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% होना चाहिए, तो 13.44 का 40% हमने निकाला, जो कि आया 5.376, और ये सही फिगर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। आप जो कर रहे थे वो 3.36 को ले रहे थे, वो गलत हो जाता। बस यही है पूरी की पूरी कहानी। सो जस्ट नोट डाउन दिस आंसर। 2 मिनट लेते हैं।
ध्यान दो अभी। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 32, 33 होमवर्क। 34, 35, 36, 36 मॉडिग्लानी मिलर पे है। दिस इज ऑन वॉल्टर्स, लिख के रख लो लगे तो। दिस इज MM हाइपोथेसिस, दिस इज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। होमवर्क रहीम वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा है। अभी अभी हमने देखा है ये, बस इंस्टीट्यूट ने 2 बार पूछा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 देखा ना हमने, सेम टू सेम ये रहीम वाला क्वेश्चन है। सो ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन 30, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन 30 जैसा ही है ये भी बताता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है। ये भी हमने देखा है, लास्ट वाले लेक्चर में देखा आई थिंक। ये जो जूमो एंड कंपनी था, क्वेश्चन नंबर 26, सेम टू सेम। फिगर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क। मॉडिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस, ये भी मॉडिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस होमवर्क में जाएगा। बहुत आसान, फिगर्स रखना है सिर्फ यहाँ पे, इसलिए ले नहीं रहा हूँ। ये वॉल्टर्स पे फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। दिस इज वॉल्टर। तो इसका मतलब ये निकलता है सर सारे क्वेश्चन अब आपने ही करने हैं। ये साहू बार बार तो नहीं आया ना, साहू एंड कंपनी, साहू एंड कंपनी, सुभाष एंड कंपनी है पहले वाला, और ये साहू एंड कंपनी। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी खत्म, मतलब आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अब से सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने किए, कॉन्सेप्ट सारे हमने पढ़ लिए। आई डोंट थिंक सो कुछ भी अभी अब बाकी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। सो याद रखिएगा सर हमने क्या क्या किया था। स्लाइड्स आपको मिलेगी आंसर्स के, तो उसमें से आप सारे के सारे आंसर्स देख लेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए। डिविडेंड देखा क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड देखा कि कैश और स्टॉक में होता है। उसके बाद में वेरियस डिविडेंड पॉलिसीज़ हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स, और हो सकता है कि स्मॉल कांस्टेंट DPS या मिक्स करके एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखा था, 3 चीज़ें आती थी। और ये पॉलिसीज थेरीज देखी, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच और लिंटर मॉडल का कोई लेना देना नहीं है अपने सिलेबस से। मतलब सिलेबस में है लेकिन आपको रिलेवेंस नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वॉल्टर्स, गॉर्डन्स और मॉडिग्लानी मिलर मॉडल है। आगे जाके जब आप CA फाइनल पे आओगे तो SFM में आपको गॉर्डन्स मॉडल ज़्यादा यूज़ करने मिलेगा। मॉडिग्लानी और वॉल्टर ना के बराबर, एक हाथ क्वेश्चन कभी आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। और फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है सर? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालते हो, दैट इज़ नथिंग बट द मार्केट प्राइस होनी चाहिए। एक्चुअल में कुछ और होगी, थियोरटिकल निकालते हैं हम सिर्फ इन सारी थेरीज से। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड डिसीजन चैप्टर। वन मोर चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर से वो शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, अगर और भी क्वेश्चंस जुड़ते हैं और इन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनसे, उनके अलावा और क्वेश्चंस अगर जुड़ते हैं तो वो मैं अपने आप ही ऐड करते जाऊँगा PDF में। तो हो सकता है मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगले लेक्चर से वर्किंग कैपिटल शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको कुछ और क्वेश्चंस डिविडेंड के दिख जाए। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, कोई बात नहीं आती, ठीक है। सो अपडेट्स होंगे अब आने वाले टाइम में डिविडेंड डिसीजन पे काफ़ी अपडेट्स होंगे। तो जब जब 2-2, 4-4, 6-6 महीनों में अपडेट्स होते जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे। सो थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलेगा, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल टुगेदर एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द एंटायर सिलेबस। जो FM का सिलेबस आप शुरू करोगे उसके पहले वीडियो में ही मैं बता दूंगा कि क्या क्या एडिशन किए गए हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप चलने दो। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं अपने यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सो इसके अलावा और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर करिए, इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस सारे के सारे ऑलमोस्ट मैच करेंगे ही करेंगे आपके, फिर भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल। उसके बाद अगर अपनी क्लासेस आप कर रहे हो, अपने नोट्स अगर आप देख रहे हो, तो उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूडेड है, और थेरी भी हमने बहुत अच्छे से कवर की है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर सून। बाय बाय।